हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन और प्रोनाउन में मित्रों हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज, जिसमें हमने 5th और 6th नंबर की एक्सरसाइज को एक साथ सॉल्व किया था। हमने ये भी देखा था कि जो 6th नंबर की एक्सरसाइज थी उसमें 2 पार्ट थे, जैसा हमने जिक्र किया था। उसका फर्स्ट पार्ट जो ए था उसे हम सॉल्व कर चुके हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 6th नंबर की जो वी पार्ट एक्सरसाइज थी उसे हम देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है और चीज हमें करने क्या है। लेकिन एक चीज हमारा आप ध्यान देने होंगे, तो जो 6 नंबर हमने सॉल्व किया था उसमें बेसिकली हमने रिलेटिव प्रोनाउन फिल करने थे, रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित था। तो ये भी जैसा दिख रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन ही करने हैं। बहरहाल हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या कह रहा है कि ज्वाइन मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना होता है। तो इधर मतलब एक साथ, ईच मतलब प्रत्येक को, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मतलब जोड़ा, फॉलोइंग मतलब नीचे, आप सेंटेंसेस मतलब वाक्य, बाय मीन्स ऑफ मतलब होता है, बाय मीन्स मतलब आपका मतलब के माध्यम से, रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से। अर्थात कहना क्या चाहता है, ज्वाइन टुगेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, प्रत्येक पेयर्स को, प्रत्येक जोड़े को एक साथ जोड़िए आज सेंटेंसेज, फॉलोइंग सेंटेंसेज जो नीचे दिए गए सेंटेंसेज है। बाय मीन्स आप किसके माध्यम से जोड़ना है, रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से जोड़ना है। अब हम जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं और उसे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं, प्रयास करते हैं, देखते हैं कि हम अपना जो पढ़े हैं वो कितना हमारा सार्थक है। इसे आपको अपना चेक करना है। यहाँ लिखा है आई मेट ऑलरेडी, मेट मतलब मिलना, मैं एक औरत से मिला। शी हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम जापान, वो जापान से अभी अभी लौट करके आई है। तो जब हम इसे जोड़ेंगे मित्रों रिलेटिव प्रोनाउन से, तो हम लिखेंगे आई मेट अ लेडी, आई मेट अ लेडी, ये रहा। फिर उसके बाद देखिए फुल स्टॉप के बाद सी लिखा गया। सी किसके लिए आया है, लेडी के लिए आया। तो लेडी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसे नहीं लिखेंगे। इसकी जगह पे हम लिखेंगे, ये सब्जेक्ट की जगह पे है तो सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करते थे, हु, होम, हुज, व्हाट, विच, दैट, एज, बट। 10 में से जो आप पढ़े होंगे जो सुटेबल है लिविंग के लिए वही भरेंगे। तो वो सुटेबल है तो हम भरेंगे हु। और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट सेंटेंस का जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम जापान, ये लिख देंगे और वाक्य बन भी जाएगा, सही भी हो जाएगा। इसके उसके अर्थ में बस इतना सब डिफरेंस है कि आई मेट अ लेडी, मैं एक औरत से मिला। ही हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम जापान, वो अभी लौट करके जापान से आई है। यहाँ पे है आई मेट अ लेडी, मैं एक औरत से मिला, हु हैड जस्ट रिटर्न, जो कि जापान से अभी लौट के आई है। तो ये बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम देखते हैं कि यू नीड समथिंग, फॉर स्टार्ट आई शैल गिव यू दैट, तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है। नीड मतलब होता है जरूरत, समथिंग किसी वस्तु की आवश्यकता है। आई शैल गिव यू दैट, मैं वह तुम्हें प्रदान करूंगा या दूंगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यू नीड समथिंग, यू नीड समथिंग। अब समथिंग को देख करके आपको अगर कुछ याद आ रहा होगा, नियम अगर आप इत्मीनान से ढंग से पढ़े होंगे तो आपने देखा था कि हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट जब पढ़ रहे थे तो उसमें नियम उसका फर्स्ट ही हमने बताया था कि हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग वहां करते हैं जब उसका एंटीसीडेंट जो होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो हम इसको दैट लिख देंगे, या विच भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बट ज्यादा ये सही है, विच भी सही है। यू नीड समथिंग दैट का विच आई शैल गिव यू, और फुल स्टॉप क्वेश्चन सही हो जाएगा। यू नीड समथिंग दैट विच आई शैल गिव यू दैट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू सी सम पिक्चर,
You see some pictures. Some pictures are not worth seeing. ना ये लिखा हुआ है you see some pictures. Some pictures are not worth seeing. तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे you see some picture. अब देखिए यहाँ सम आ गया, सम पिक्चर, फिर से इंडेफिनिट प्रोनाउन अर्थात क्या लगाएंगे दैट. You see some pictures that pictures are not worth seeing. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा जिसको हमने सॉल्व किया कि यू सी सम पिक्चर्स दैट पिक्चर्स आर नॉट वर्थ सीइंग. अब है क्वेश्चन नंबर 4. ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था मित्रों, ये थोड़ा कुछ डिफरेंट बनेगा. ये कुछ इसे बनेगा कि ट्रुथ प्रोवोक्स. प्रोवोक्स मतलब होता है मित्र, प्रोवोक्स मतलब होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना. हाँ, the truth provokes those THOST those whom it cannot convert whom it cannot convert. यहां से मित्रों ट्रूथ डज नॉट कन्वर्ट सम, कुछ लोगों को सत्य बदलता नहीं. इट प्रोवोक्स देम, यह उन्हें उकसाता है, हाँ उत्तेजित करता है. देखिए ट्रूथ प्रोवोक्स दोज, ट्रूथ उन लोगों को, सच्चाई जो है उन लोगों को उत्तेजित कर देता है. whom it cannot convert, जिनको ये बदल नहीं सकता है. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा जिसको मैंने सॉल्व किया. आई होप आपको समझ में आ गया हो. सेंस निकलना चाहिए उसका, भले ही हम वर्ड को इधर का उधर रख दें. अब अगला नंबर है और क्वेश्चन नंबर है 5th का. 5th नंबर है क्वेश्चन, उसमें कह रहा है he wears the shoes. Okay, start. Only he knows where it pinches. Pinches मतलब चुभना होता है, और only मतलब केवल, no मतलब जानना. तो he wears the shoes. वह wears the shoes, जो जूता पहनता है, वह जूता पहनता है. Only he knows, केवल वही जानता है where it pinches, कि ये कहाँ चुभ रहा है. तो हम इसे बनाएंगे he who wears the shoe. So only he knows where it pinches. तो एक तो ये बनेगा he who wears the shoes, वह जो कि जूता पहनता, only he knows where it pinches, कि ये कहाँ चुभता है. इसका ये दूसरे तरह से भी बनेगा मित्रों, जैसे कहते हैं only the, ये वियर्स है, इसको नाउन बनाएंगे वियरर्स. Only the wearers know. Only the wearers knows where the shoe. ये चीज किसके लिए आया है, इस शूज के लिए. Only the shoe pinches. Only the wearers knows where the shoes pinches.
तो ये दो तरह से बना मित्रों। एक तो हुआ कि ही हु वियर्स द शूज, वह जो जूता पहनते हैं वही जानते हैं कि ये कहाँ चुभता है। और दूसरा है वनली द वियरर्स, केवल पहनने वाले जानते हैं वियर द शूज पिंच, कहाँ पे जूता चुभता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहे होंगे अगर मित्रों तो इसमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आपको अभ्यास करते रहेंगे, ये आप हल कर ले जाएंगे। बस इसके हिंदी से इसको अगर आप समझ होंगे तो भी इसे हल कर पाएंगे आसानी से। अब अगला है 6 नंबर का क्वेश्चन। लिखा है द ऑडियंस अपलॉडेड। अपलॉडेड मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। और म्यूजिक मतलब संगीत। इम्प्रेसिव मतलब प्रभावकारी या प्रभावित करती है। तो इसे जब हम बनाएंगे तो कुछ वैसे लिखेंगे द ऑडियंस, द ऑडियंस अपलॉडेड, द ऑडियंस अपलॉडेड पलक। पलक, अब देखिए यहाँ पे पलक से लिखा है, फुल स्टॉप के बाद पलक से लिखा है, तो ये एपोस्ट्रोफी पे लगा है। इसको जब हटाएंगे तो हम हु का पॉसेसिव केस लिखेंगे हुज, क्योंकि यहां भी पॉसेशन लगा हुआ है। तो हुज म्यूजिक वाज वेरी इम्प्रेसिव। ये रहा द ऑडियंस अपलॉडेड पलक। ऑडियंस ने पलक की प्रशंसा की। हुज म्यूजिक, जिसकी म्यूजिक बहुत ही प्रभावकारी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा 6। अब है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है अरुण इज वेरी मिस्चीवियस, ही वाज केंड। और केंड का मतलब होता है बेत से पीटना। यहाँ पे लिखा गया है बेत से पीटना। मिस्चीवियस जो है बहुत शरारती है, बहुत दुष्ट है टाइप का लड़का है अरुण। तो हम जब बनाएंगे तो ये कहेंगे कि अरुण who is very mischievous, Arun who is very mischievous, who is very mischievous। वाच कहाँ लगाएंगे, वाच कैट। तो ये फुल स्टॉप। अरुण हु इज वेरी मिस्चीवियस वाज कैट, जो बहुत शरारती है। अरुण जो कि बहुत ही शरारती है, वाज कैट, उसे बेत से पीटा गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 7 रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। यहाँ क्वेश्चन था अरुण बहुत ही शरारती बच्चा है, मिस्चीवियस है, ही वाज कैट, उसे पीटा गया। ये पैसिव में स्ट्रक्चर है, सेम उसी तरह से मैंने यहाँ भी कर दिया, बस रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये अरुण है जो लिविंग है, इसके लिए हम हु का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर का है। उसमें कह रहा है कोचीन हैज अ नेचुरल हार्बर, इट कैन हैंडल लार्ज शिप। तो हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह जैसे आप देखे होंगे जहाज जो होती है उसका एक अड्डा होता है, स्टाफ होता है, उसको हवाई पट्टी कहते हैं। जैसे जहां पे बस नॉर्मली रुकते हैं, या फिर हवाई अड्डा कहते हैं, या बस स्टॉप कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो पानी की जहाज होती है, बहुत बड़ी बड़ी जहाज होती है, उसके स्टॉपेज को कहा जाता है हार्बर या बंदरगाह कहा जाता है। तो कोचीन हैज अ नेचुरल हार्बर, इट कैन हैंडल लार्ज शिप, ये हैंडल कर लेता है बड़ी बड़ी जहाजों को। लार्ज मतलब बड़ी। तो हम कुछ यूं करेंगे, कोचीन which has a natural harbor,
कहाँ लगाएंगे? कैन हैंडल लार्ज ships. Cochin has a natural harbor. Cochin, which has a natural harbor, can handle large ship. यहाँ पे सेंस था कोचीन एक नेचुरल हार्बर है, एक नेचुरल बंदरगाह है और ये बड़ी बड़ी जहाजों को हैंडल कर लेता है। यहाँ है कोचीन विच, जो कि एक नेचुरल हार्बर है, वो बड़ी बड़ी जहाजों को हैंडल करता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला है और वो है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसने कह रहा है कि दिस इज माय गोल्ड मेडल, ये मेरा गोल्ड मेडल है, फुल स्टॉप लगा। फिर उसके बाद है आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, मुझे इससे बहुत गर्व है। तो हम जब इसको बनाएंगे तो कुछ यूं बनेगा कि दिस इज माय गोल्ड मेडल, दिस इज माय गोल्ड मेडल ऑफ विच, यहाँ पे पोजीशन है मित्रों, ऑफ विच कुछ इस तरह से बनेगा, ऑफ विच आई एम वेरी प्राउड। यहाँ सेंस है कि दिस इज माई गोल्ड मेडल, ये मेरा गोल्ड मेडल है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, मुझे इस पे बहुत गर्व है। यहाँ पे सेंस आ रहा है दिस इज माई गोल्ड मेडल, ये मेरा गोल्ड मेडल है, ऑफ विच जिस पे आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, जिस पे मुझे बहुत गर्व है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सेक्शन नंबर के बी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर, और वो है 10 नंबर। ही इज अ नॉवलिस्ट, हिज नॉवेल्स आर वेल रीड, वह एक नॉवलिस्ट उपन्यासकार है, नॉवलिस्ट मतलब उपन्यासकार होता है। हिज नॉवेल्स आर वेल रीड, वेल रीड मतलब खूब पढ़े जाते हैं। तो इसे जब हम बनाएंगे कुछ यू करेंगे, ही इज अ नॉवेलिस्ट, ही इज अ नॉवलिस्ट, वह एक उपन्यासकार है। यहाँ हिज लिखा गया है, हिज नॉवेल, हिज नॉवेल जैसे माई पेन माई था, तो ये क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। और पॉसेसिव प्रोनाउन अगर आता है तो हम उसमें, यहाँ नॉवलिस्ट है, नॉवलिस्ट है तो नॉवलिस्ट जो है वो कौन है? नॉवलिस्ट कोई जीवित प्राणी भी होगा, तो हम इस हिज के बजाय करेंगे हुज, क्योंकि हु का पॉसेसिव हमें बनाना होगा। हुज नॉवेल, हुज नॉवेल्स आर वेल रीड। तो ही इज अ नॉवलिस्ट, यहाँ सेंस था वह एक उपन्यासकार है, हिज नॉवेल्स आर वेल रीड, उसके उपन्यास बहुत ज्यादा पढ़े जाते हैं। यहाँ भी सेंस है ही इज अ नॉवलिस्ट हुज नॉवेल्स आर वेल नोन वेल रीड, वह एक उपन्यासकार है जिसके नॉवेल खूब पढ़े जाते हैं। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर, जो एक्सरसाइज नंबर 6 का भी पार्ट था, जो जिसको हमें अलग अलग सेंटेंस, दो सेंटेंस दिए गए थे, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से जोड़ना था। मैंने ये एक करके उसे जोड़ करके सॉल्व करके आपको दिखाया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए हों मेरे समझाने के बावजूद, तो आप इसको 1-2 बार इसे, पहले इसके सेंस को निकालिएगा। सेंस निकालेंगे जब हिंदी में आप सेंस, जैसे देखिए यहाँ पे आई मेट अ लेडी, मैं एक औरत से मिला, सी हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम जापान, वो अभी भी जापान से लौट के आई है। आप जब ऐसे कर लेंगे तो आप रिलेटिव प्रोनाउन जहां से मैंने शुरू किया था वहां जाइएगा, तो देखिएगा हु का सेंस क्या है, जो ना, हु का सेंस क्या आता है, विच का क्या आता है, दैट का क्या आता है, हुम का क्या आता है, हुज का क्या आता है, एस का क्या आता है, द सेम का क्या आता है, बट का क्या आता है। जब इसके सेंस को जान जाएंगे तो फिर आप हिंदी में ही पहले बनाने की प्रयास करिएगा। जैसे देखिए आज मैं एक औरत से मिला, वह जापान से लौट करके आई है, ठीक अभी अभी जापान से लौट के आई है,
तो जब हम इसको हिंदी में कर रहे हैं, क्या आ रहा है, मैं एक औरत से मिला जो अभी जापान से लौट के आई है। तो देखिए जो और जो, जब जो को हमने देखा तो उस जो का हम क्या लगाएंगे, कौन सा यूज करेंगे, whom, which, what, that, which एक्सेट्रा जितने दिए गए हैं, कौन सा यूज करेंगे, उसे यूज करने से पूर्व हमें देखना होगा कि एंटीसीडेंट क्या दिया गया है। जब आप एंटीसीडेंट को देख लेंगे, आप डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे कि मुझे कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है और कैसे करना है। इतना जब आप समझ जाएंगे तो इसे हल कर पाएंगे। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, मैं उसे पुनः समझाने को आपको प्रयास करूंगा। हाँ, अगर आपको समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।